जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक प्यारी सी लड़की रहा करती थी। वो केवल 10 साल की थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो बहुत ज्यादा गरीब थे। कभी कभी तो खाने को अनाज का दाना भी नहीं मिलता था। फिर भी इतनी गरीबी होने के बावजूद भी वो बहुत हंसी खुशी से रहा करते थे। मीना को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और साथ ही साथ उसे ड्राइंग करने का भी बहुत शौक था। उसके पास पेन, पेपर, पेंसिल ना होने के बावजूद भी वो ड्राइंग बनाने का शौक रखती थी। कभी वो दीवारों पर कोयले से ड्राइंग बनाती थी तो कभी कच्ची जमीन पर लकड़ी या नुकीली पत्थर से ड्राइंग बनाया करती थी। मीना हमेशा से यही सोचती थी कि काश मेरे पास भी पेंसिल या पेपर होते तो मैं भी बहुत अच्छे से ड्राइंग कर पाती। लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों को ही नकली पेंसिल बनाकर अपना शौक पूरा कर लिया करती थी। एक बार की बात है, मीना स्कूल से घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उसने एक लकड़ी देखी और वो उसी को ही उठाकर कच्ची जमीन पर फिर से ड्राइंग बनाने लगी। तभी पास से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। उसे ड्राइंग बनाता देख वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, बेटी, ये तुम कच्ची जमीन पर क्या बना रही हो? अम्मा जी, मुझे ड्राइंग बनाने का बहुत शौक है। मैं रोज कभी न कभी ऐसी ड्राइंग बनाती ही रहती हूँ। लेकिन बेटा, तुम ऐसे लकड़ी से क्यों बना रही हो? तुम अपनी कॉपी पे भी तो बना सकती हो। अम्मा जी, मेरे पास ड्राइंग बुक नहीं है और स्कूल में जाने के लिए भी मेरे पास एक ही कॉपी है। फिर मैं किस में लिखूंगी? इसीलिए मैं जमीन पर ही बना लेती हूँ। वाह बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छी चित्रकार हो। मुझे तुम्हारी चित्रकारी बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैं तुम्हें बेटा कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटा, ये पेंसिल ले लो और ये पेपर भी। इससे तुम केवल गरीब लोगों की ही मदद करना और इसे गलत हाथों में मत जाने देना बेटा। ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये जादुई पेंसिल है। लेकिन अम्मा जी, ये पेंसिल आपके पास कहाँ से आई? ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। थोड़ी देर बाद में वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और वो छोटे बच्चों की और बेसहारा लोगों की मदद करती थी। ये देखकर मीना डर जाती है और उस जादूगरनी से थोड़ा दूर हट जाती है। अरे अरे बाप रे, आप कौन हो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे तो आपसे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत। मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं बच्चों की मदद करती हूँ। मुझे बच्चे बेहद पसंद है। मैंने तुम्हें ऐसे ड्राइंग करते देखा तो मैंने तुम्हें पेंसिल दे दी। लेकिन ये पेंसिल ऐसी वैसी नहीं है। ये तुम्हारी हर चीज में मदद करेगी। जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें जरूर देगी। और साथ ही साथ तुम्हें ये भी याद रखना है कि तुम्हें गरीबों की भी मदद करनी है। लेकिन मैं इतनी सी छोटी सी बच्ची हूँ, मैं कैसे मदद करूँगी? वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा जब तुम इस पेंसिल का इस्तेमाल करने लगोगी। इतना कहने के बाद वो जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और मीना वो पेंसिल लेकर अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद अपनी माँ को बोलती है, माँ जल्दी आइए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे खाने को दो, बहुत भूख लग रही है। मीना बेटा, आज भी हमारे घर खाने में कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा लकड़ियाँ काटने गए थे लेकिन वहाँ पर लकड़ियाँ थी ही नहीं, इसीलिए उन्हें दोबारा वापस आना पड़ा। वो बाजार भी नहीं गए। माँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर बाद मीना को याद आता है कि उसके पास तो एक जादुई पेंसिल है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस पेंसिल से पेपर पर अपने लिए खाने के पकवान बनाने लगती है। तभी अचानक उसके सामने बहुत सारे पकवान प्रकट हो जाते हैं। ये देख मीना की माँ और मीना चौंक जाती है। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा जादू है। हमारे पास माँ देखो कितना खाने को आ गया है। लेकिन बेटा, ये पेंसिल तुम्हारे पास आई कैसे? मीना सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। मीना की माँ भी बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि ये पेंसिल जादुई है। उस दिन मीना के माता पिता और मीना पेट भर के खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद मीना अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं बाहर जा रही हूँ खेलने के लिए, ठीक है? मीना जब बाहर जाती है
तो वो जादुई पेंसिल अपने साथ ही लेकर जाती है। मीना थोड़ी दूर सड़क के किनारे खेल रही थी। तभी वो देखती है एक माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है और उसका बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। मीना उन दोनों के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ आंटी, आपका बच्चा ऐसे जोर जोर से क्यों रो रहा है? बेटा, हमने कुछ दिनों से खाया नहीं है और मेरे बेटे को दूध न मिलने की वजह से ये बहुत जोर जोर से रो रहा है। अच्छा, ऐसी बात है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तभी मीना वहीं पर ही उस पेंसिल से जमीन पर दूध की बोतल और कुछ खाने को बना देती है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर दूध की बोतल और खाना प्रकट हो जाता है। मीना खाना और दूध की बोतल उस बच्चे की माँ को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही मीना बहुत से लोगों की मदद करने लगी थी। जैसा कि उस जादूगरनी ने कहा था कि ये पेंसिल उसके बहुत काम आएगी, और वैसा ही हो रहा था। मीना दिखने में बहुत छोटी थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा समझदार थी। ऐसे ही वो दीवारों पर, जमीनों पर चित्र बनाकर बहुत से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करा करती थी। उस जादुई पेंसिल की खास बात ये भी थी कि जो भी मीना उससे चित्र बनाती थी वो तुरंत मिट जाया करते थे। ऐसे ही मीना अपनी जादुई पेंसिल के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगी थी। एक ही बात है, परी लोक में काजल नाम की एक परी रहा करती थी। काजल पृथ्वी लोक पर जाकर गरीब लोगों की मदद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक दिन काजल परी रानी परी के पास जाती है और उनसे बोलती है, रानी परी जी, मैं चाहती हूँ कि पृथ्वी लोक जाकर मैं लोगों की मदद करूँ और उनकी सेवा करूँ। लेकिन काजल परी, तुम पृथ्वी लोक पर क्यों जाना चाहती हो? रानी परी जी, मैंने देखा है कि गरीब लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं होता है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। वो एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। सच में काजल परी, तुम बाकी परियों से बहुत अलग हो। तुम लोगों के बारे में बहुत सोचती हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे विचार और तुम्हारी समझदारी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचा है। तुम्हारी तरह बाकी सब परियां भी सोचने लगे तो कितना अच्छा होगा। काजल परी, तुम पृथ्वी लोक जाकर लोगों की मदद कर सकती हो। काजल परी रानी परी की आज्ञा लेकर खुशी खुशी पृथ्वी लोक चली जाती है। काजल परी जिस गांव में जाती है वो गांव बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसी गांव में एक टीना नाम की छोटी सी लड़की रहा करती थी। उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसका 2 दिन बाद बर्थडे भी आने वाला था। उस गांव में किसी भी बच्चे ने कभी भी अपना बर्थडे नहीं बनाया था। टीना बहुत ही ज्यादा खुश थी कि उसका जन्मदिन आने वाला है। जन्मदिन के एक दिन पहले टीना की माँ टीना से बोलती है, टीना मेरी प्यारी बच्ची, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। तुझे अपने जन्मदिन पर गाउन चाहिए था ना? बेटा, हम तेरे लिए गाउन तो लेकर आ गए, लेकिन तेरी जन्मदिन की तैयारियाँ नहीं कर पाए और ना ही केक ला पाए। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तेरा जन्मदिन भी मना सके। माँ, कोई बात नहीं, मुझे गाउन मिल गया ना, मुझे केक की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी माँ, मैंने इन 10 सालों में कौन सा केक काटा है, तो इस बार भी नहीं काटूंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो अपने जन्मदिन पर ये गाउन पहनूंगी। अगले ही दिन सुबह हो जाती है और रेखा का बर्थडे आ जाता है। वो जैसे ही अलमारी से गाउन निकालती है तो उसका गाउन पूरी तरीके से फटा हुआ था, क्योंकि उसका गाउन चूहों ने काट लिया था। अब वो पहनने जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर टीना अपनी माँ को बुलाती है और उनसे बोलती है, माँ देखो ना, मैं आज ये गाउन पहनने वाली थी, लेकिन ये तो फट गया और चूहों ने इसे काट लिया। मैं तो इसे पहन भी नहीं सकती माँ। बेटा, तुम्हें अपना गाउन ध्यान से रखना चाहिए था ना। तुम्हें पता है हमारे घर में कितने चूहे हैं, घर में ही नहीं गांव में भी कितने चूहे हैं। बेटा, तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए गाउन लाए थे, वो गाउन कितना महंगा था तुम्हें पता भी नहीं है। माँ, मैं कितनी खुश थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे पर गाउन पहनूंगी, लेकिन आज मेरा गाउन ही फट गया। टीना बहुत ज्यादा दुखी थी और वो दुखी मन से घर से निकल जाती है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है
और वो वहाँ बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ पर काजल परी आ जाती है। टीना को ऐसे रोता देख वो टीना से बोलती है, अरे तुम ऐसे इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो? आखिर क्या बात है? आप कौन हो? आप तो बिल्कुल परी की तरह लग रही हो। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। मैं एक परी हूँ और मैं गरीब लोगों की मदद करती हूँ। बताओ मुझे, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? मेरा आज बर्थडे था और मेरे पापा मेरे लिए गाउन लेकर आए थे। उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की थी और मेरे लिए गाउन लाए थे, लेकिन वो गाउन चूहों ने काट दिया। मेरे पास गाउन ही नहीं है पहनने के लिए। ना मैं अपना बर्थडे बना सकती हूँ, क्योंकि मैं अपना जन्मदिन भी नहीं मना सकती। उसके लिए केक भी तो चाहिए, वो भी मैं नहीं ला सकती। अरे इतनी सी बात पे तुम इतना रो रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तभी काजल परी अपनी छड़ी घुमाकर वहाँ पर एक पेड़ लगा देती है। सुनो टीना, ये एक जादुई पेड़ है। तुम्हें इसका कमाल अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरा अब जाने का समय हो गया है, मैं जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। थोड़ी देर बाद अचानक से उस पेड़ में से आवाज आने लगती है, टीना तुम ऐसे रो मत। टीना, काजल परी जो यहाँ पर पेड़ लगा कर गई थी, बस मैं वही पेड़ हूँ। अरे क्या तुम बोल सकते हो? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि पेड़ भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और काजल परी यहाँ पर पेड़ लगाने ही आई थी ताकि वो गरीब लोगों की मदद कर सके। लेकिन तुम्हें यहाँ उदास देखकर काजल परी ने यहीं पर ही पेड़ लगा दिया। तभी अचानक से उस जादुई पेड़ में से केक की बारिश होने लगती है और सभी केक जमीन पे आकर गिर जाते हैं। टीना, ये लो, इसमें से कोई सा भी केक तुम चुन सकती हो और उसे घर ले जा सकती हो और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हो। अरे इतने सारे केक, और मैं इसमें से एक भी ले सकती हूँ? ये तो कितनी अच्छी बात है। मैं अब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ, वो भी काफी सालों बाद। मैं अपना फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेकर अपना बर्थडे मना पाऊंगी। ऐसा कहने के बाद टीना ने एक केक उठा लिया। तभी जादुई पेड़ बोलता है, टीना मैं तुम्हें और कुछ भी देना चाहता हूँ। तभी जादुई पेड़ एक गाउन प्रकट करता है और टीना को दे देता है। लो टीना, ये गाउन है। तुम्हारा गाउन चूहों ने काट लिया था ना, मैं तुम्हें एक गाउन भी देना चाहता हूँ। टीना गाउन और केक लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। टीना उस जादुई पेड़ और मन ही मन काजल परी का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद टीना अपनी माँ को सारी बात बताती है, उस जादुई केक और काजल परी के बारे में। माँ, आपको पता है, मैं एक परी से मिली और वो परी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसने मेरे लिए एक पेड़ भी लगाया और उसमें से केक की बारिश भी हुई और उसने मुझे एक गाउन भी दिया। शाम होने के बाद टीना अपनी सभी सहेलियों और रिश्तेदारों को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाती है और खुशी खुशी से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। टीना जादुई पेड़ का दिया हुआ गाउन भी पहनती है और वो उस गाउन में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और टीना बहुत ही ज्यादा खुश थी। टीना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद फिर से नदी किनारे जाती है और वो पेड़ वहीं पर लगा हुआ था। अरे तुम यहाँ पर अभी भी हो? हाँ टीना, मैं यहाँ पर अभी भी हूँ, क्योंकि काजल परी ने मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर लगाया है ताकि वो गरीब लोगों की मदद कर सके। क्योंकि यहाँ के कई बच्चे जो कि तुम्हारी तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ही मैं यहाँ पर लगाया गया हूँ ताकि उनके बर्थडे आने पर वो मुझसे केक मांग सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरह वो भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं और मैं भी हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़, तुम बहुत अच्छे हो। एक बार की बात है, दूर किसी गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। गर्मियों का मौसम आ चुका था। सभी लोग गर्मी से बहुत परेशान थे। परिवार के सभी लोग खाना खाने बैठे थे। तभी रमा कहती है, ये क्या बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? माँ,
आपने फिर से दाल चावल बना दिए। मैं दाल चावल खा खा कर बोर हो गई हूँ और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी में खाना ही नहीं खाया जाता। माँ, मुझे भी दाल चावल नहीं खाने, कम से कम आइसक्रीम या ठंडी लस्सी ही खिला दो। बच्चों, आज मैं लस्सी लेने के लिए गया था, लेकिन इस बढ़ती गर्मी की वजह से लस्सी के दाम आसमान छू रहे हैं। इस गर्मी ने तो नाक में दम कर दिया है। हाँ बेटा, सही कह रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि नहा के आने के बाद 2 मिनट में ही पूरे कपड़े पसीने से लथपथ हो जाते हैं। पापा, आप घर में कूलर लगा दो ना। मेरे सभी दोस्तों के घर में कूलर, एसी सब कुछ है, लेकिन हमारे घर में एक कूलर तक नहीं है। बच्चे सही कह रहे हैं जी, एक छोटा सा कूलर ही ले आइए। रमा, बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो। जानती हो ना मेरा सेठ कितना कंजूस है। बात बात पर वो मेरी पगार काट देता है। जितनी पगार मिलती है उतने में घर का गुजारा चलाना ही मुश्किल है, तो फिर मैं 2 से 4 हजार का कूलर कैसे ले आऊंगा। किशोर की बात सुन सभी लोग खामोश हो जाते हैं और गर्मी को बर्दाश्त करते हुए ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस गर्मी ने तो इस परिवार का सोना भी हराम कर दिया था। सभी को गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। तभी दादी के कहने पर सभी लोग बाहर आंगन में सोने के लिए चले जाते हैं। घर में जहाँ सभी को गर्मी ने परेशान कर रखा था, अब वहीं बाहर सबको मच्छरों ने काट काट कर परेशान कर दिया था। ये क्या जी, अंदर कम से कम मच्छर तो नहीं थे, यहाँ तो गर्मी के साथ साथ मच्छरों ने भी नींद हराम कर दी है। मच्छरों के चलते पूरे परिवार वालों का आंगन में सोना भारी पड़ जाता है, जिसके बाद अब सभी लोग वापस घर के अंदर आते हैं और गर्मी में ही जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं। अगली सुबह दोनों बच्चे स्कूल में ही सो जाते हैं। ये क्या चिंटू और चिंकी, आज तुम दोनों फिर क्लास में सो रहे हो? क्लास में पढ़ने के लिए आते हो या सोने के लिए? टीचर, हमारे घर में कूलर नहीं है, इसलिए गर्मी में हम रात भर ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या तुम लोग अब क्लास में सोकर अपनी नींद पूरी करोगे? अगर कल से तुम दोनों को मैंने क्लास में सोते पाया तो दोनों को क्लास से बाहर कर दूंगी। उधर किशोर की माँ गर्मी से परेशान होकर अपनी बहू से कहती है, ऐसा लग रहा है कि घर में नहीं किसी ईंट की भट्टी में बैठी हूँ। हाँ माँ जी, पूरा घर आग की भट्टी की तरह तप रहा है। ना जाने ये सूर्य देवता किस बात का हम गरीबों पर अपना प्रकोप निकाल रहे हैं। रमा इतना बोलती ही है कि तभी उनकी पड़ोसन कमला आ जाती है। ओह माय गॉड, ये आप लोगों का घर है या कोई भट्टी? यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, आप लोग इतनी गर्मी में रह कैसे लेते हो? मेरे घर में तो एक कमरे में एसी लगा हुआ है, मानो जैसे मेरा घर ही शिमला हो। वैसे रमा, अगर तुम मेरे घर में नौकरानी का काम करोगी तो मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे दिया करूंगी। क्या पता उन पैसों से तुम अपने घर के लिए कूलर ही खरीद लाओ। कमला, तुम्हें अपने पैसों का रोब जमाने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? तुम्हारे घर में नौकरानी बनने से अच्छा है कि मैं और मेरा परिवार गर्मी में ही मर जाए। रमा का ऐसा जवाब सुनकर कमला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में किशोर का सेठ उससे कहता है, अरे ओ कामचोर, तुझे यहाँ मैं काम करने के लिए रखा हूँ या आराम से बैठकर इस कूलर की हवा खाने के लिए? सेठ बहुत देर से धूप में बैठे बैठे काम कर रहा था, पसीने से लथपथ हो गया था, इसलिए थोड़ी अंदर आकर ठंडी हवा खा रहा हूँ। यह कूलर क्या मैंने तुम कारीगरों के लिए लगाया है जो यह मुफ्त में बैठकर हवा खा रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन इस पूरे परिवार पर गर्मी का कहर नहीं रुकता है। हे भगवान, माँ जी, आपका बदन तो बिल्कुल आग की तरह तप रहा है। बहू, एक ग्लास मुझे ठंडा पानी पिला दे, वरना मैं तो इस गर्मी में ही मर जाऊंगी। रमा भागी भागी मटके से पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन इतनी गर्मी में तो मटके का पानी भी गर्म था। अपनी माँ की बिगड़ती हालत देख
किशोर नजदीकी सरकारी अस्पताल से डॉक्टर को घर पर बुलाता है। गर्मी के चलते इनके शरीर पर दाने निकल आए हैं। आप इन्हें कूलर या एसी की ठंडी हवा में रखिए, वरना इनके यह दाने वक्त के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम गरीब मजदूर लोग हैं, घर में एसी और कूलर जैसी महंगी चीजों का इस्तेमाल कहाँ से करेंगे? देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम आप उनके लिए कूलर का तो इंतजाम कर ही सकते हैं ना, वरना कल को इनकी हालत और खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुन किशोर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अपनी सास की ऐसी हालत देख रमा को ना चाहते हुए भी अब कमला के घर में नौकरानी का काम करना पड़ता है। वहीं किशोर दिन रात पंखे को लेकर परेशान रहता है। हे भगवान, अब मैं कूलर का इंतजाम कैसे करूंगा? कम से कम 3 से 4 हजार का तो कूलर आएगा, और सेठ तो मुझे पैसे देंगे नहीं। आखिर करूं तो करूं क्या? यही सोचते हुए किशोर लकड़ियां काट रहा होता है कि तभी उस लकड़ी को देख किशोर के मन में एक ख्याल आता है कि मैं कूलर खरीद नहीं सकता तो क्या हुआ, बना तो सकता हूँ। मैं लकड़ी का कूलर बनाऊंगा और कबाड़ी वाले की दुकान से सस्ते दामों में मोटर खरीद कर उसमें लगा दूंगा। ज्यादा नहीं, थोड़े दिन तो लकड़ी का कूलर चलेगा ही ना। किशोर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और पास वाले जंगल में ही अब अपना लकड़ी का कूलर बनाने के लिए निकल जाता है। सारा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी लकड़ी मुझे ढंग की नहीं मिली। सारी की सारी लकड़ियां बेकार हैं। किशोर कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही उस पेड़ को काटने जाता है कि तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है। हे भगवान, यह क्या? यह पेड़ तो बोल सकता है। हाँ, क्योंकि मैं इस जंगल में पेड़ों का राजा हूँ और मेरे पास कई जादुई शक्तियाँ हैं। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं, बस एक कूलर चाहिए। अगर मैं जल्द से जल्द अपने घर पर कूलर नहीं लेकर गया तो मेरी माँ की हालत और खराब हो जाएगी। इतना कहते ही पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से किशोर को कुछ लकड़ियाँ देता है। ये लो, ये जादुई लकड़ियाँ हैं। इन जादुई लकड़ियों से जब तुम कूलर बनाकर अपने घर में लगाओगे तो इसकी हवा एसी से भी ज्यादा ठंडी होगी और वो जादुई लकड़ी का कूलर तुम्हारी किस्मत भी बदल देगा। किशोर जादुई लकड़ियों को लेकर घर आता है और उससे कुछ घंटों में एक लकड़ी का कूलर बनकर तैयार कर देता है। और जैसे ही जादुई कूलर को चलाता है तो उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं। अरे वाह पापा, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने एसी लगा दिया हो। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसमें से। चिंटू इतना बोलता ही है कि तभी उस जादुई लकड़ी के कूलर के अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देख वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? इसके अंदर से ये सोने के सिक्के कैसे गिर रहे हैं? क्योंकि मैं एक जादुई कूलर हूँ, इसलिए तुम लोग जब भी मेरे से कुछ मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। फिर क्या था, वो लोग उस जादुई लकड़ी की कूलर से अपनी जरूरत की हर चीज मांगते हैं और अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।